हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक चल रहा है और ये देखा गया है कि रशिया सिविलियंस यानी कि आम नागरिकों पर भी अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल पर अटैक कर रहा है। बहुत सारे आम नागरिक मारे जा रहे हैं इस अटैक में। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या रशिया को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वॉर क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? यहाँ पर यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने और भी बहुत सारे देशों ने रशिया पर यह आरोप लगाए हैं और हमने देखा है रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के खिलाफ एक केस भी ओपन किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार इंटरनेशनल लॉ क्या है वॉर क्राइम्स पर। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिनेवा कन्वेंशन को, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, हम किस हद तक इस कन्वेंशन ने सक्सेसफुली काम किया है इसको हम देखेंगे। हम इस कन्वेंशन का क्रिटिसिज्म भी देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे क्या रशिया पर वॉर क्राइम्स को लेकर केस चलाया जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आखिरकार क्या है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन एक सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी है जो जिनेवा में साइन हुई थी। इसकी स्टार्ट हमको देखने को मिलती है 1864 में और फाइनली ये ट्रीटी सामने आती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में। इस कन्वेंशन का बेसिक पर्पस था कि जो सिविलियंस पर और सोल्जर्स पर अटैक होते हैं उनके बारे में कुछ नियम और कायदे कानून बनाए जाए। फ्रेंड्स, जिनेवा कन्वेंशन ऐसा कन्वेंशन है जहां पर यूएन की सभी कंट्रीज ने, सभी मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया है, मतलब हर कंट्री इसको फॉलो करती है और मानती है। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि रशिया ने 2019 में ही इस कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया था। इसलिए अब देखना होगा क्या इंटरनेशनल कंट्रीज जिनेवा कन्वेंशन के तहत रशिया पर केस चला सकती हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं जिनेवा कन्वेंशन की हिस्ट्री को। फ्रेंड्स, जिनेवा कन्वेंशन 4 ट्रीटी से मिलकर बनता है। पहला कन्वेंशन साइन हुआ 1864 में, दूसरा 1906 में, तीसरा 1929 में और लास्ट हुआ 1949 में। यहाँ पर हम देखते हैं जिनेवा का पहला कन्वेंशन इस बात पर ध्यान देता है किस तरीके से घायल और बीमार सोल्जर्स पर ध्यान दिया जाए वॉर के टाइम। साथ साथ ये कन्वेंशन इस बात पर भी ध्यान देता है कि मेडिकल में इन्वॉल्व लोगों को और रिलीजन में इन्वॉल्व लोगों को प्रोटेक्ट करा जाए वॉर के दौरान, और मेडिकल पर्सनल्स और रिलीजियस पर्सनल्स अपनी सर्विसेज दे पाएं सोल्जर्स को, पब्लिक को, इस बात का ध्यान रखा जाए। फ्रेंड्स, पहले कन्वेंशन के आसपास ही हमको देखने को मिलता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट चालू होता है 1863 में और रेड क्रॉस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में हेनरी डुनेट, एक स्विस ह्यूमैनिटेरियन, का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने जब यूरोप में बैटल ऑफ सेल्फरेनो को देखा तो उनको वहां पर रियलाइज हुआ कि कितनी ह्यूमन सफरिंग होती है, कितने लोग बेघर होते हैं और कितनी बड़ी तबाही एक वॉर के दौरान देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों को रोकने के हिसाब से उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई, जिसका पर्पस था लोगों की सफरिंग को कम करना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इन सब पर्पस के लिए उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। फ्रेंड्स, और आज भी जहाँ कहीं भी वॉर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, वहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। अब हम देखते हैं जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1906। फ्रेंड्स, ये सेकंड कन्वेंशन था जिनेवा के अंदर और यहाँ पर जिनेवा कन्वेंशन ने जो मैरीटाइम वॉर होता है, जो सी में वॉर होता है, ओशन में वॉर होता है, उन लोगों को कवर करने के लिए, जो सोल्जर्स शिप पर लड़ रहे होते हैं उनको कवर करने के लिए, आर्मी मेंबर्स जो शिप पर हैं उनको कवर करने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया। इस कन्वेंशन ने हॉस्पिटल को भी कवर करा और साथ साथ जो मेडिकल ट्रांसपोर्ट होता है शिप से सी में, उसको भी कवर करा गया इस कन्वेंशन ने। यहाँ पर हम देखते हैं इसी दौरान 1899 से लेके 1906 के बीच हेग कन्वेंशन भी साइन होता है। हेग कन्वेंशन बेसिकली फोकस करता है कि किस तरीके से वॉर के दौरान दो पार्टियों को लड़ना चाहिए, यानी कि किस तरीके से कंडक्ट ऑफ वॉर होना चाहिए, कौन सी मिसाइल आपको यूज करनी चाहिए, कि जगह को आप टारगेट बना सकते हैं वॉर में। इन सब पहलुओं पर हेग कन्वेंशन कंडक्ट कराया गया था। तो हम देखते हैं इंटरनेशनली वॉर को लेकर काफी नियम बनाए जाने लगे और उसके बाद हमको तीसरा कन्वेंशन देखने को मिलता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जहां पर 1929 में इस बात पर ध्यान दिया गया कि जो वॉर में कैदी पकड़े जाते हैं, दूसरे सोल्जर्स पकड़े जाते हैं, उनको प्रिजनर्स बनाया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। उन सोल्जर्स के साथ, उन सैनिकों के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरीके की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, किस तरीके से उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरीके से उनको वापस अपने देश में भेजा जा सकता है, इन सब पहलुओं पर इस कन्वेंशन ने रूल्स बनाए। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस कन्वेंशन के कुछ टाइम बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 देखते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जिनेवा का 4th कन्वेंशन आता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं क्या इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर 2 का जिससे 4th कन्वेंशन लाया गया। यहाँ पर हम देखते हैं मॉस्को डिक्लेरेशन ऑफ 1943। ये डिक्लेरेशन यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन मिलकर साइन करते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलता है पोट्सडैम डिक्लेरेशन
जिसको यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और बाद में सोवियत यूनियन भी ज्वाइन करता है। इन दोनों डिक्लेरेशन का बेसिक पर्पस होता है कि जो वॉर क्राइम्स कमिट किए गए हैं जर्मनी द्वारा और जापान द्वारा, उनको लेकर इन दोनों कंट्रीज को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर जर्मनी में न्यूरमबर्ग ट्रायल्स होते हैं जहाँ पर नाजी लीडरशिप के खिलाफ ट्रायल चलती है, और उसी के साथ हम देखते हैं टोक्यो ट्रायल्स जहाँ पर जापान की गवर्नमेंट पर केस चलते हैं, और इन दोनों केसेस में यहाँ के लीडरशिप को सजा भी होती है। कुछ केसेस में मौत की सजा सुनाई जाती है, कुछ केसेस में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी हिस्टोरिक ट्रायल्स थी जहाँ पर वॉर क्राइम्स के लिए सजा सुनाई गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिला कि वॉर क्राइम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी क्राइम अगेंस्ट पीस, तीसरी थी वॉर क्राइम्स जहाँ पर मर्डर, इल ट्रीटमेंट और लोगों के डिपोर्टेशन को कवर किया, और लास्ट कैटेगरी थी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जहाँ पर पॉलिटिकल बेसिस पर, रेशियल बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर लोगों को मारा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी इंटरनेशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है, और इसी बैकग्राउंड में हमको जिनेवा का 4th कन्वेंशन देखने को मिलता है। इस कन्वेंशन के अंदर सिविलियंस यानी कि आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही इन द टाइम ऑफ वॉर। इस कन्वेंशन ने क्लियरली मार्क करा कि जो लोग वॉर में डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहे हैं, जो लोग सोल्जर नहीं हैं, उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी कंट्री द्वारा। इस बात को यहाँ पर नोट किया गया। और फिर हम देखते हैं जिनेवा कन्वेंशन 1949 में हर कंट्री अडॉप्ट करती है, और ये चारों कन्वेंशन मिलकर एक कन्वेंशन बनते हैं जिसको हम आज जिनेवा कन्वेंशंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, समय समय पर जिनेवा कन्वेंशंस में कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, और 1949 के बाद हमको 3 प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं, जहां पर पहला प्रोटोकॉल इस बात पर ध्यान देता है कि एक कमीशन बनाया जाए जो जाके इंक्वायरी करे, फैक्ट्स फाइंड आउट करे कि किस तरीके से वॉर कंडक्ट हुआ। यहाँ पर लोगों को ये राइट दिया गया कि वो अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन करें कि वो किस देश को बिलोंग करना चाहते हैं। यहाँ पर सेकंड प्रोटोकॉल इस बारे में बात करता है कि उन लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर टॉर्चर को, पनिशमेंट को, हॉस्टेज को, एक्ट ऑफ टेररिज्म को, स्लेवरी को, और भी क्राइम्स जैसे कि रेप, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब को भी कवर किया गया था सेकंड प्रोटोकॉल में। और 2005 में हम देखते हैं थर्ड प्रोटोकॉल आता है जहाँ पर रेड क्रिस्टल बनाया जाता है जो रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम करता है सिविलियंस को सुविधा प्रोवाइड करने में। फ्रेंड्स, ये थी हिस्ट्री जिनेवा कन्वेंशन की। आइए अब हम देखते हैं किस हद तक ये कन्वेंशन सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर हमने देखा है जिनेवा कन्वेंशन ने सक्सेसफुली काम किया है यूगोस्लोवाकिया के वॉर्स में, जहाँ पर एक वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल बनाया गया था और यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ केस चलाया गया जिन्होंने यहाँ पर इस वॉर में पार्ट लिया था। सिमिलरली हमको ऐसा ही वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल देखने को मिलता है रवांडा में, जहाँ पर 1994 में वॉर हुआ था, और यहाँ पर हमको देखने को मिला था एथनिक डिफरेंस की वजह से मास मर्डर हुआ था सिविलियन पॉपुलेशन का। इस कन्वेंशन को और भी आगे ले जाता है रोम स्टैट्यूट, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की बात की गई और ये कोर्ट स्टैब्लिश हो जाता है 2002 तक, जहाँ पर हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम होता है कि वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड और वॉर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करे और उन लोगों को सजा दे जो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन की वजह से एक ग्लोबल अवेयरनेस पैदा होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ, और साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं, ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है उन कंट्रीज़ के खिलाफ, उन तानाशाहों के खिलाफ जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं और पार्ट लेते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पहलू थे जहाँ पर जिनेवा कन्वेंशन हमको सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है। आइए अब हम देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म है जिनेवा कन्वेंशन का। यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने यहाँ पर बोला है कि जिनेवा कन्वेंशन की डिसरिगार्ड करी जाती है समय समय पर, जहाँ पर हम देखते हैं सिविलियन प्रोटेक्शन लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी काम नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है सीरिया क्राइसिस में, यमन क्राइसिस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस, ये लोग ही यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ काम करते हुए दिखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सीरिया में यूएसए और उसके अलाइज ने जो बॉम्बिंग करी सीरिया में, उसमें लगभग 1600 सिविलियंस की जान चली जाती है। सिमिलरली हमने देखा रशिया की फोर्सेस ने भी जो बॉम्बिंग करी उसमें भी कई लोगों की जान गई और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपने घर से बेघर हो जाती है। ऐसा ही डिसरिगार्ड हमको लीबिया में, पैलेस्तीन में, आर्मेनिया अजरबैजान वॉर में यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिनेवा कन्वेंशन वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर बड़ी कंट्रीज़ और बड़ी पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, उस स्टांस में क्या रशिया पर केस चलाया जा सकता है
वॉर क्राइम्स को लेकर। यहाँ पर सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगाया जा रहा है रशिया पर वो ये है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आम नागरिकों के घर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर अटैक कर रही है, वहाँ पर वो बॉम्बिंग कर रही है। इसके वीडियोस भी समय समय पर मीडिया में आते रहते हैं और इसका एविडेंस यहाँ पर यूएसए और बाकी यूरोपियन देश लगातार दे रहे हैं। इसलिए हमको देखने को मिलता है यहाँ पर कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है अपने प्रोसिक्यूटर करीम खान के अंडर। मगर यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि रशिया इन जिनेवा कन्वेंशंस को मानने से मना कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रशिया ये आर्गूमेंट देगा कि जो 4 कन्वेंशन और फर्स्ट 2 प्रोटोकॉल साइन किए हैं वो रशिया ने नहीं किए थे, वो सोवियत यूनियन ने किए थे। इसलिए यहाँ पर जो प्रेजेंट डे रशियन गवर्नमेंट है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है जिनेवा कन्वेंशन को लेकर। और इसलिए हमको देखने को भी मिलता है कि 2019 में रशिया ने यहाँ पर अपने आप को पीछे ले लिया था जिनेवा कन्वेंशन से। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री अपने आप को उस कन्वेंशन से वापस ले ले तो उस पर इंटरनेशनली वॉर क्राइम्स का कानून नहीं ला सकता। वॉर क्राइम्स को लेकर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर और जिनोसाइड को लेकर किसी भी कंट्री पर भले वो मेंबर हो चाहे ना हो ट्रायल चल सकता है, केस चल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कस्टमरी लॉ के अंदर आते हैं जहां पर कोई भी कंट्री इन लॉज से अपने आप को बचा नहीं सकती। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू आएगा सामने वो ये है कि यहाँ पर एविडेंस के साथ साथ इस बात को भी प्रूव करना पड़ेगा कि रशियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे सिविलियन लोगों पर अटैक करने के लिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 3 प्रिंसिपल को फॉलो करता है इस बात को निर्धारित करने के लिए, जिसके तहत वो डिसाइड करता है कि वाकई किसी कंट्री ने वॉर क्राइम्स कंडक्ट करे हैं कि नहीं करे हैं। पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, जहाँ पर ये देखा जाता है क्या आर्मी ने सिविलियन में और नॉन सिविलियन में डिफ्रेंशिएट किया था या फिर आर्म्ड फोर्सेज में और नॉन आर्म्ड फोर्सेज में डिफ्रेंशिएट किया था। दूसरा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस प्रिंसिपल में इस बात को देखा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस के मुकाबले कितने सिविलियंस की जान गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्जर की डेथ और नंबर ऑफ सिविलियंस की डेथ को कंपेयर करा जाता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्या किसी कंट्री ने, क्या किसी गवर्नमेंट ने जानबूझकर सिविलियन यानी कि आम नागरिकों पर अटैक करने की परमिशन दी थी। और लास्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन में ये बात देखी जाती है कि जगहों पर टारगेट करा जा रहा है। अगर आर्म्ड फोर्सेस की जगहों पर टारगेट करा जा रहा है तो मतलब कंट्री आर्म्ड फोर्सेस से लड़ना चाहती है। अगर वो किसी हॉस्पिटल में, स्कूल में, किसी पब्लिक स्पेस में, किसी रेसिडेंशियल एरिया में अटैक कर रही है, मतलब वो कंट्री इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि उसके अटैक में सिविलियंस भी मर रहे हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको आईसीसी फॉलो करता है किसी भी केस में। आने वाले समय में हमको देखना होगा क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी रशिया पर प्रेशर बना पाती है और हमको जो यूक्रेन में क्राइसिस देखने को मिल रही है उसको रिजॉल्व कर पाती है। साथ साथ यहाँ पर यह भी देखना होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट करेगा रशिया के खिलाफ, क्या उसको सॉलिड एविडेंस मिल पाएगा इस पूरे केस में। इन सब बातों पर भी हम नज़र रखेंगे। इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करा है अगेंस्ट वॉर क्राइम्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।